नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम अभी कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं लगभग 2015 से और अभी दिसंबर 2025 तक, ठीक है, 2025 नवंबर दिसंबर तक, तब तक के सारे प्रश्न जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट के पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और केवल कवर ही नहीं कर रहे हैं बल्कि बेहतरीन तरीके से कि उससे रिलेटेड और भी जितने पॉइंट्स हो सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम कवर कर रहे हैं। और आप सबका इस सीरीज पर बहुत ही प्यार और सपोर्ट है। तो अगर कोई भी साथी हमारा फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी क्लास देखिएगा, आपको अवश्य रूप में कंटेंट बहुत बेहतर लगेगा। और जो साथी हमारे रेगुलर हमारी क्लासेस को देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार अपने किसी भी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा हमें भी प्यार और सपोर्ट मिल सके, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए किसी ग्रुप में जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, किसी लाइब्रेरी में, किसी ऑनलाइन ऑफलाइन ग्रुप में। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है, बेसिकली आज की क्लास में हम कवर क्या करेंगे, आज की क्लास में हम मेमोरी टॉपिक को देखेंगे कि मेमोरी वाले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि क्षमता भंडारण इकाइयों को उनके सही साइज में मिलाइए। मतलब एक साइड लिखा गया है, आपको पता होता है कि यूनिट्स ऑफ जो मेमोरी है हमें उनको मिलाना है कि किस यूनिट का कितना मान होता है, ठीक है। इसको मिलाने से पहले हम आपको पूरी कहानी देते हैं समझा, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिए, यहाँ से प्रश्न आता रहता है। क्या बनाना है, यहाँ पे हेडिंग डालिए कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। इसमें लिखना क्या है, लिखिए लिखिए 4 बिट्स बराबर 1 निब्बल होता है। इसको याद रखना है आपको। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होती है, ये आप रखना है। और आपको याद रखना है कि जो क्षमता, ये मेमोरी की जो क्षमता नापने की इकाई होती है, जो इकाई है वो बाइट को ही यूज़ किया जाता है। यूनिट के रूप में बाइट का यूज किया जाता है। किसका, बाइट का। आप कहेंगे सबसे छोटी तो बिट है, ये सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे छोटी इकाई है, आपको ये याद रखना है। लेकिन स्टोरेज के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोरेज मापने के लिए किस इकाई का यूज किया जाता है, तो वो बाइट का यूज किया जाता है। क्यों बाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि बिट जो है वो बहुत छोटी है। बिट क्या है, बहुत छोटी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 8 बाइट्स बराबर 1 बिट हो गई। उसके बाद अब आपको याद रखना है 1024 बाइट्स बराबर, चलिए बताइए क्या होता है 1024 बाइट्स बराबर 1 KB, आपको सबको पता है। फिर आता है 1 MB। 1 MB किसके बराबर होता है, 1024 KB के बराबर। KB मतलब किलो बाइट, MB मतलब मेगा बाइट। तो उसके बाद आता है हमारा 1 GB। अगर 1024 MB हो जाता है तो वो बराबर हो जाता है 1 GB के। फिर आता है हमारा 1 TB। 1 TB बराबर हो जाता है 1024 हमारे GB के। उसके बाद 1 PB आता है, पेटाबाइट जिसको बोलते हैं। तो 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 TB के। ये आपको याद रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें समझा देते हैं मेमोरी से रिलेटेड। देखिए जो भी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, क्या, कंप्यूटर की मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें बेसिकली कंप्यूटर के साथ जो इनबिल्ट रहती है, जिसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम स्टोर होते हैं, ठीक है, या फिर कंप्यूटर और CPU के बीच जुड़ी होती है, जहाँ से कंप्यूटर ऑपरेट करता है, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको हम डेटा स्टोरेज के लिए, अपने डेटा भंडारण के लिए जिस मेमोरी का यूज करते हैं, वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। आपको याद ये रखना है कि कौन कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, कौन कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है, और वो सब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को एक और बोलते हैं, प्राइमरी को मेमोरी को बोला जाता है इंटरनल मेमोरी, या फिर इसको कहते हैं हम मेन मेमोरी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब कौन कौन सी हैं जो कि इंटरनल मेमोरी की कैटेगरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है, सबसे पहले आपको याद रखना है रैम। क्या याद रखना है, रैम। फुल फॉर्म आप सबको पता होगा रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपकी प्राइमरी बोले, इंटरनल मेमोरी, मेन बोले, तो ये आपका हो गया। उसके बाद रैम के बाद होता है आपका रोम। रोम को क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नहीं याद तो लिखते चलिएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी को भी अब याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है कि जब
ये अस्थाई मेमोरी होती है। जब आप कोई काम करते हैं ना तो डेटा यहाँ पे रहता है, लेकिन जैसे ही आपका काम खत्म होता है, पावर कट गई, कुछ भी होगा, तो यहाँ का डेटा अपने आप खत्म हो जाता है, यानी कि ये डेटा स्टोर नहीं होता। इसीलिए इसको बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोला जाता है? वोलेटाइल मेमोरी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अस्थाई होती है। यहाँ पे जो डेटा होता है वो अस्थाई होता है, वो स्टोर, अगर आपसे पूछे कि रैम का डेटा स्टोर होता है तो आपको याद रखना है नहीं, बिल्कुल रैम का डेटा नहीं स्टोर होता है, इसीलिए इसको वोलेटाइल या फिर आपकी अस्थाई मेमोरी बोलते हैं। उसी प्रकार आपकी जो रीड ओनली मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी को नॉन वोलेटाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये स्थायी मेमोरी होती है। ये क्या होती है? ये स्थायी मेमोरी होती है। स्थायी मेमोरी का क्या मतलब है? कि इसमें जो डेटा होता है वो आपका स्टोर रहता है, उसमें आपका डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। और स्टोर ही नहीं रहता है, बल्कि इसका जो डेटा होता है वो स्थायी होता है, उसको आप मिटा नहीं सकते। उसको आप क्या कर सकते हैं? उसको, इसका नाम है ना कि रीड ओनली। रीड ओनली मतलब केवल इसमें डेटा जो है डेटा उसको आप रीड कर सकते हो। राइट नई चीज़ों को जल्दी नहीं राइट किया जा सकता है। पहले तो बिल्कुल नहीं राइट किया जा सकता था, लेकिन अब जो है अभी हम बताएंगे थोड़ा सा आगे इसके कि अभी की क्या स्थिति है। पहले हम रैम पे फिर से आते हैं। तो रैम के बारे में याद रखना कि वोलेटाइल यानी कि अस्थायी है। अगर पावर कट गई तो जो भी इसका डेटा है सब हो जाएगा गायब, ठीक है। रैम को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। कितनी कैटेगरीज में? रैम को दो भागों में बांटा जाता है। वो कौन सा है? आपको याद रखना है यस रैम। क्या याद रखना है? यस रैम, और आपका होता है डी रैम। अब एस रैम और डी रैम क्या है, हम आपको सारी चीज़ें एक साथ ही बता दे रहे हैं। अगर अभी इतनी चीज़ों को आप एक बार ध्यान में दे लेते हैं तो आगे जो भी प्रश्न आएगा उनको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। एस रैम का क्या मतलब है? एस रैम को बोलते हैं स्टैटिक, इतना याद रखना है, स्टैटिक रैम। डी रैम मतलब डी फॉर डायनेमिक, तो डी रैम हो जाता है आपका डायनेमिक रैम, ठीक है। देखिए कंप्यूटर हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करवा दे रहे हैं, जितना मतलब इससे बेहतरीन, इससे छोटी क्लास में इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप सब कहीं पेड कोर्स में भी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे पेड कोर्स वाले बेवकूफ़ बनाते हैं चीज़ों को, ठीक है। और बाकी अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, हर जगह पीडीएफ ढूंढ रहे हैं तो वो भी ढूंढिए, बट इतना बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। और अगर बेहतरीन लग रहा हो तो बिल्कुल शेयर करिए और दोस्तों के साथ। तो एस फॉर स्टैटिक रैम, डी फॉर डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में आपको याद रखना है कि जो स्टैटिक रैम होती है ये डायनेमिक रैम से ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। ये ज़्यादा फास्टर होती है डायनेमिक रैम से। अब अगर इस डायनेमिक, ये स्टैटिक फास्ट है तो वही हम बोलेंगे कि डायनेमिक आपकी क्या हो जाएगी? ये स्लोअर हो जाएगी इससे। ये इससे धीरे होती है, ये इससे तेज होती है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम के बारे में आपको और याद रखना है कि इसको बार बार, अब ये फास्ट है तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसको नहीं ज़रूरत पड़ती? जो फास्ट है। और फास्ट कौन है हमारा? जो स्टैटिक है। रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं, यहाँ लिख लेना है। अब ये स्लो है तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आपको स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम समझ में आ गई। तो रैम के बारे में जितनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने देख ली। अब इसके बाद आगे देखेंगे जो भी जरूरत होगी। अब हम बात चर्चा करते हैं रोम की। रोम के बारे में हमने बताया रोम क्या है। रोम को कहते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में आपको याद रखना है, हमने बोला कि ये नॉन वोलेटाइल होती है और इसमें जो डेटा है उसको मिटाया नहीं जा सकता है, अभी के लिए आपको याद रखना है। लेकिन अब आगे आपको ध्यान देना है कि जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके रोम में ही स्टोर होते हैं। प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं? तो आपके रोम में स्टोर होते हैं। जैसे रैम को हमने देखा दो भागों में, वैसे आपके रोम को भी हम दो भागों में बांटते हैं। मतलब दो प्रकार की रैम होती हैं, एक को बोलते हैं पी रोम और एक को बोलते हैं ईपी रोम। ईपी रोम। अब पी रोम और ईपी रोम क्या है? तो रोम फॉर तो वही हो गया कि आपका रीड ओनली मेमोरी, और पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ईपी रोम का क्या मतलब हो गया? ईपी रोम के बारे में आपको इरेजेबल, इसको बोलते हैं इरेजेबल फिर पी रोम। इरेजेबल पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझे। अब इन दोनों में अंतर क्या है देखिए। अब ईपी रोम जो है ये अब हम हाल ही में ये चीज़ें देख रहे हैं कि अब ईपी रोम हो गया। ईपी रोम में का विशेषता क्या होती है कि ये इरेजेबल होती है। इरेजेबल कैसे होती है? तो जो आपकी यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज वगैरह से इनके डेटा को मिटा करके फिर से लिखा जाता है। क्यों ये चीज़ की ज़रूरत हुई? क्योंकि जो रोम होती है, हमने बताया कि पहले इसमें था कि इसको केवल रीड किया जा सकता है, इसमें कुछ राइट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ईपी रोम जो होती है इसमें क्या होता है? इसमें यूवी रेज की सहायता से इसके डेटा को इरेज किया जा सकता है। देखो इसका यूज क्या होता है, क्यों ये चीज़ें आई। पहले क्या होता था कि जो जैसे जो बायोस होता है,
बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये क्या होता है, ये इस बायोस फ्रेमवर्क, इसको फ्रेमवर्क बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, क्या वो इसको इसको बोलते हैं फर्मवेयर, फर्मवेयर बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। फर्मवेयर क्यों बोलते हैं अभी हम देखेंगे। देखिए पहले जानिए कि यहाँ पे बायोस होता है, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले जो भी ईपीरोम में जैसे जो भी प्रोग्राम डाल देती थी कंपनियां, वो क्या होता था, वो अपडेट नहीं होता था। अगर मान लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर प्रोग्राम को अपडेट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता था। इसीलिए ईपीरोम जो बनाया गया उसमें डेटा को मिटाया जा सकता है यूवी रेज वगैरह की सहायता से। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो प्रोग्राम आपके लैपटॉप में पड़ा है, जैसे जो आपका बायोस इसमें पड़ा है, लेकिन आपके बायोस में कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए ये किसी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इसमें कोई बग आ गया, तो आपकी कंपनी जो है अपडेट देगी आपके कंप्यूटर में, और आपका जो अपडेट होगा वो अपडेट जाएगा और ईपीरोम में जो भी प्रोग्राम में प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है। तो अपडेट हो जाती हैं चीज़ें, तो इसीलिए ईपीरोम आया। ईपीरोम क्या होता है, इरेजेबल होता है। कैसे इरेजेबल होता है, जो यूवी रेज होती हैं वो इरेज करके यहाँ पे नए डेटा को राइट करती हैं, ठीक है। हमने बताया कि आपसे अगर पूछे कि बायोस जो होता है, बायोस क्या है, फर्मवेयर है। फर्मवेयर ये स्टोर कहाँ होता है, तो ये आपके ईपीरोम में ही रहता है। बाकी बायोस के बारे में भी अभी आगे और सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ तक की चीज़ें आप समझ गए। चलिए, तो हमने यहाँ तक क्या देखा, हमने देखा कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है जिसको इंटरनल या फिर मेन मेमोरी कहते हैं, और हमने देखा कि रैम और रोम क्या है, हमारी प्राइमरी मेमोरी है। रैम का मतलब रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। फिर रैम को हमने देखा एस रैम और डी रैम, एस रैम फॉर स्टैटिक रैम और डी रैम फॉर डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम फास्टर होती है और इसको बार बार रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि वही जो हमारी डायनेमिक रैम होती है वो स्लोअर होती है और उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। फिर हमने देखा कि हमारी जो रोम होती है जिसको कि हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, ये नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं, ठीक है। और हमने बोला कि जो रोम है ये भी वर्तमान में, इसको हम पी रोम और ईपी रोम, दो प्रकार की रोम्स होती हैं। पी रोम को बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम और ईपी रोम को बोलते हैं इरेजेबल पी रोम, ठीक है। इसमें बताया, इसके बाद हमने बताया कि जो वर्तमान में ईपी रोम है, इसमें बायोस जो होता है हमारे कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो क्या होता है, स्टोर होता है। बायोस क्या है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब यहीं पे एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी कहाँ होती है, तो हमने बताया सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें कि हम एडिशनल रूप में अपने डेटा को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो जैसे आप देखिए, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, इसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म ना याद हो। एसएसडी होती है, एसएसडी को सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा, कल की क्लास में हमने करवाया था। सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी को क्या बोलते हैं, सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। ये चीज़ें लिख लीजिएगा अगर आपको ना पता हो। उसके बाद आपकी होती है डीवीडी, ठीक है, डीवीडी होता है। अब इन सब के बारे में आपको याद क्या करना है पता है, इनसे एक क्वेश्चन बोलता है कि ये किस प्रकार की है, तो बस ये प्रकार आपको याद रखना है। एचडीडी जो यानी कि हार्ड डिस्क जो होती है, ये मैग्नेटिक जो है, मैग्नेटिक मेमोरी होती है। एसएसडी क्या होती है, ये फ्लैश मेमोरी होती है, FLASH, इसको ऐसे लीजिए, फ्लैश मेमोरी होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछेगा। ये होती है ऑप्टिकल होती है। सीडी और डीवीडी क्या होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती हैं, ऑप्टिकल मेमोरी होती हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इतनी चीज़ें। अच्छा, अब आगे क्या आपको कुछ याद रखना है, तो बिल्कुल आगे जो याद रखना है वो पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये दोनों तो बड़ी क्षमता में होती हैं, लेकिन जो आपकी सीडी होती है ये इसकी क्षमता 700 MB होती है, डीवीडी की क्षमता 4.7 GB होती है। ये आपको ये दो पॉइंट और भी याद रखना है। तो इसी के साथ देखा हमने कि बेसिक जो हमारी चीज़ें थी उसको हमने क्या किया, उसको हमने देख लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न के ऊपर, प्रश्न को देखते हैं, उसके साथ में कुछ और चीज़ों को देखेंगे। अब किलोबाइट, तो पूछा किलोबाइट, किलोबाइट के बारे में बताइए, यानी कि केबी, केबी के बारे में बताइए। 1 KB मतलब कितने होता है, तो 1 KB मतलब 1024 बाइट्स होता है, तो ये हमारा सही है। उसके बाद पूछ रहा है कि 1 GB, यानी कि GB बराबर किसके होता है, तो जो हमारा GB होता है वो 1024 MB के बराबर होता है, यानी कि इसका पहला सही है, इसका दूसरा सही है। TB आ गया, TB किसके बराबर सही होता है, TB हमारा सही होता है 1 TB बराबर 1024 GB, ये इसका सही हो गया। MB बराबर 1024 KB बराबर हमारा 1 MB होता है, ये इसका सही हो गया, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन और इसका तीसरा राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा इसमें से ढूंढ के, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहाँ जितनी ज़रूरत होती है हम उतना ही डिस्कशन करते हैं ताकि आपका भी टाइम बचे और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ, ठीक है। अब आप खटाखट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने आपको बता दी, उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी हम बताएंगे, जहाँ जो चीज़ें और बतानी होगी। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। दिमाग फोकस करिए, अभी हमने बताया कि डी रैम को बताइए बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है कि नहीं होती, तो हम बोलेंगे कि हाँ, जो डी रैम होती है ये स्लोअर होती है और इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। हमें बताना है गलत, ये तो हमारा सही है। अगला कि फर्मवेयर रोम जो होता है वो फर्मवेयर निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो अभी हमने क्या बताया कि जो आपकी रोम होती है, रोम में ही क्या होता है, आपका बायोस होता है। बायोस क्या है, एक फर्मवेयर है। यहीं पे हमने बताया था ना कि बायोस क्या है, आपका फर्मवेयर। तो फर्मवेयर कहाँ आपका स्टोर हो रहा है, तो आपके
फर्मवेयर के निर्देश कहाँ स्टोर हो रहे हैं, तो आपके रोम में, ठीक है, सही है ये भी पॉइंट। अगला है कि एस रैम डी रैम की तुलना में तेज़ लेकिन अधिक महंगी होती है। तो हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारी एस और स्टैटिक रैम होती है वो फास्टर होती है। किससे फास्टर होती है, तो डायनेमिक रैम से। और मेमोरी के बारे में हरदम याद रखना कि जो फास्टर होगा वही महंगा होगा। तो ये भी सही है कि एस रैम डी रैम की तुलना में तेज़ लेकिन अधिक महंगी है, आप कहेंगे बिल्कुल सही। अगला हमारा है कि कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी लेकिन सस्ती है। यही होगा गलत, क्योंकि कैश मेमोरी ज़्यादा तेज होती है। अब यहीं से इन चीज़ों को भी देख लेते हैं, कैश मेमोरी क्या है, ठीक है। देखिए पहले ये जानिए कि आपकी कैश मेमोरी और रजिस्टर, ये दो चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे हमने इतनी चीज़ें समझी, रैम रोम। दो प्रकार की और मेमोरी होती हैं आपके कंप्यूटर में, एक को बोलते हैं कैश मेमोरी और दूसरे को बोलते हैं रजिस्टर। तो कैश मेमोरी और रजिस्टर है क्या, सबसे पहले आपको याद रखना है रजिस्टर। रजिस्टर कहाँ होता है, तो रजिस्टर होता है आपके सीपीयू के अंदर, सीपीयू के ये अंदर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। सीपीयू के अंदर बहुत छोटी सी मेमोरी है, ये सीपीयू के अंदर होती है और ये सबसे तेज होती है। जितना हमने बताया ना, सबसे तेज अगर आपसे पूछे कौन सी मेमोरी होती है, सबसे तेज आपका रजिस्टर होता है। उसके बाद आपका कैश होता है। कैश के बारे में क्या याद रखना है कि ये मेमोरी सीपीयू हो गया और आपके रैम के बीच में एक बफर जोन का काम करती है। सीपीयू और रैम के बीच में किसका काम करती है, बफर का काम करती है, बफर का काम करती है। और उसके बाद रजिस्टर से, सबसे तेज रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद कैश है, ठीक है। लेकिन ये रैम से क्या होती है, रैम से तेज होती है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ये रैम से क्या होती है, तेज होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब सीपीयू कैश मेमोरी से मौजूद डेटा का अनुरोध करता है तो सीपीयू जो होता है वो कैश मेमोरी द्वारा, जैसे देखिए ऐसे समझिए, ये आपका सीपीयू है, ये आपकी कैश मेमोरी है। क्या है, कैश मेमोरी है। अब जब आपका सीपीयू जो है कैश मेमोरी से बोलेगा कि हमें ये डेटा दो, तो होता क्या है कि ये कैश मेमोरी जो है आपके सीपीयू में वो डेटा क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको हिट बोला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, हिट। यानी कि जब सीपीयू अनुरोध करता है कैश मेमोरी से कि हमें ये डाटा दो, और जब वो डेटा कैश मेमोरी सीपीयू को उपलब्ध करा देता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, हिट कहलाती है। तो अभी हमने दो चीज़ों पर चर्चा की कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर सबसे तेज मेमोरी होती है, और जबकि कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और रैम के बीच बफर का काम करती है। और ये रैम से, रजिस्टर से जो है, रैम से स्लो होती है, सॉरी हाँ, रैम से तेज होती है लेकिन रजिस्टर से स्लो होती है। तो यहाँ पे एक क्रम लिख दे रहे हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए मेमोरी की स्पीड लिख रहे हैं, सबसे तेज कौन मेमोरी है, सबसे तेज होता है आपका रजिस्टर। क्या होता है, रजिस्टर। रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद होती है आपकी कैश मेमोरी। अगर कैश मेमोरी भी नहीं है ऑप्शन में, तो उसके बाद आपका होता है रैम, उसके बाद क्या होती है, आपकी रैम होती है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, ये होता है स्पीड का क्रम, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा है कि यही ये क्वेश्चन, हाँ यही था कि कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी है। नहीं, हमने बताया कैश मेमोरी रैम की तुलना में महंगी है, महंगी भी है और तेज भी है। हमने बताया कि मेमोरी के बारे में हरदम याद रखना है कि जो फास्ट होगा वो महंगा होगा, वो क्या होगा, वो महंगा होगा। तो हमें गलत छांटना था, यही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी नहीं बल्कि तेज होती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि 1 पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसकी 1024 इकाइयों के बराबर है। सबसे पहली चीज़ हमने इसको ही डिस्कशन किया था, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है। ऐसे लिखिएगा कि 1 PB 1 पेटाबाइट बराबर क्या, तो ऐसे पूरा लिख दीजिएगा किसके बराबर है। हम देखेंगे, आप लोग इंटरेक्ट करिए क्लास से इंटरेक्ट आप करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए क्लास बनाते हैं, ठीक है। इतने बिजी शेड्यूल में हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्लास बनाएं। जैसे कुछ साथी पूछते हैं कि टाइम नहीं मैनेज होता, हम कहते हैं टाइम यार आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो लाइफ में, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। हम अपना बताएं तो आपको पता है कि जॉब है, सुबह ठीक है, सुबह 9-10 बजे निकलना पड़ता है, शाम में 4 बजे 5 बजे, इवन कभी कभी 6 बजे आते ही थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, आधे एक घंटे रेस्ट करने के बाद आपका ये कंटेंट जो देख रहे हैं ना, इसको हम PYQs उठाते हैं। PYQs उठाने के बाद स्लाइड्स बनाते हैं, स्लाइड्स बनाने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि किस क्वेश्चन में कितनी चीज़ों का डिस्कशन करना है, उससे जुड़े हुए जो पॉइंट हैं उनको ऐड ऑन करते हैं। ये करने में अगर हम ये प्रक्रिया 7-8 बजे से शुरू करते हैं तो ये करने में हमारा 1-2 रात का 1-2 बज जाता है। इतनी चीज़ें करके सोते हैं, फिर अगर टाइम रहता है तो रात में ही क्लास रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो मॉर्निंग में उठते हैं फटाक से आप लोगों की क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड करके, फिर वही नहाते हैं, फिर खाना पीना खाए, फिर निकल गए फील्ड में, फिर शाम के आते हैं। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब हम मतलब जॉब लगने के बाद भी हम ठीक है कुछ ना कुछ नई कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। नहीं तो क्या काम है 2 बजे 3 बजे तक जगने का और सुबह उठ के वीडियो बनाने का। तो ये छोटी सी बात उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो कहते हैं कि हमसे टाइम नहीं मैनेज होता, हमारे पास टाइम नहीं है, हम जॉब करते हैं। देखिए सब कुछ ठीक है, जब आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे ठीक है हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि ठीक है हम आप लोगों को पढ़ाएं, हमारी एक इच्छा है, हमें अच्छा लगता है यूट्यूब पे पढ़ाना, तो उसको ये हमारी चाहत है, हम ये करना चाहते हैं। अगर अब हम ये करना चाहते हैं तो हम मैनेज कर रहे हैं कि हम चाहे जैसे करेंगे हम ये करेंगे। तो वैसे ही आपका बिजी शेड्यूल है, आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लड़कियां हैं उनको घर का काम करना है, या फिर आप कुछ
पार्ट टाइम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उसके साथ पढ़ाई करनी है, तो वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो आपको और करना है उसके लिए टाइम थोड़ा सा मैनेज करिए। मैनेज का यही मतलब होता है कि आप स्किप करिए चीज़ों को, घूमना बंद करिए, ज़्यादा इधर उधर से फ़ोन पे बात करना कम करिए, सोशल मीडिया का यूज करना कम करिए, थोड़ा सा नींद कम करिए, तो जो आप करना चाहते हैं उसके लिए भी टाइम मिल जाएगा। मैनेज करनी पड़ती है चीज़ों को, ठीक है। ये थी थोड़ी सी बात। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्न के ऊपर। हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे? हम लोग चर्चा कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में कि आप लोग तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि एक मेमोरी प्रबंधन तकनीकी है, एक मेमोरी प्रबंधन तकनीकी है जो भौतिक मेमोरी को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में यूज़ करती है। देखिए होता क्या है, आपके डिवाइस में रैम होती है, ठीक है, क्या होती है? रैम होती है। लेकिन अब मान लीजिए आपका जो सीपीयू है वो कह रहा है कि जैसे जितनी आपकी रैम है, आप कोई काम कर रहे हैं, रैम पूरी आपकी मान लीजिए 4 जीबी की रैम है, 4 जीबी की रैम आपकी पूरी यूज़ हो रही है, जो आपकी प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, जो प्रोसेस चल रहा है, जो काम कर रहे हैं उसमें। अब कोई और नया काम आपको करना है और सीपीयू को और रैम की ज़रूरत है, तो सीपीयू क्या करता है पता है? सीपीयू करता है कि आपका जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क में क्या करता है कि वो जो है हार्ड डिस्क में कुछ, जो भी हार्ड डिस्क अब कितनी खाली है डिपेंड करता है, और सीपीयू कितने का यूज कर सकता है वो डिपेंड करता है। तो उसी के स्थान पर रैम इसी में जो है हार्ड डिस्क के एक हिस्से को जो है वो एज रैम, ठीक है, रैम के जैसे सीपीयू यूज करने रखता है हार्ड डिस्क के एक छोटे से भाग को, ठीक है। जब कब यूज करता है? जब आपकी रैम फुल होती है, जब आपकी जो वास्तविक रैम है वो फुल होती है, तो सीपीयू वर्चुअल रूप में जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसके एक हिस्से को रैम के रूप में यूज करने रखता है, और इसे ही बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। और ये जो सीपीयू कर रहा है, सीपीयू क्या कर रहा है? सीपीयू जो हार्ड डिस्क को वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज कर रहा है, यानी कि रैम की तरह यूज कर रहा है। जब सीपीयू ये काम करता है, इसको कहते हैं पेजिंग। इस तकनीक को क्या कहते हैं? इस तकनीक को कहते हैं पेजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब आपसे पूछेगा कि इस वर्चुअल मेमोरी, जो वर्चुअल मेमोरी सीपीयू क्रिएट कर रहा है, ये किस पर निर्भर करती है? तो ये आपको याद रखना है कि जो वर्चुअल मेमोरी सीपीयू क्रिएट कर रहा है, ये निर्भर करती है जो आपकी हार्ड डिस्क है, यानी कि हार्ड डिस्क के स्पेस पर। किसके? हार्ड डिस्क में जो भी स्पेस है, इसके स्पेस पर निर्भर करता है कि वर्चुअल मेमोरी कितनी होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है एड्रेस लाइंस। एड्रेस लाइंस क्या होता है? ठीक है, तो एड्रेस लाइंस हमें यह बताता है कि कितनी मेमोरी जो है, यानी कि ओवरऑल जैसे आपके लैपटॉप में 4 जीबी की रैम है, अब आप उसको 8 जीबी 16 जीबी करना चाहते हैं ना, तो क्या आपका सीपीयू 16 जीबी संभाल लेगा, 32 जीबी संभाल लेगा? हर सीपीयू की एक मतलब एक उसकी लिमिट होती है कि वो सीपीयू इतने जीबी की ही रैम को संभाल सकता है। हर सीपीयू की लिमिट होती है, नहीं तो किसी भी सीपीयू में हम 32 जीबी 64 जीबी की रैम लगा दें तो सब में नहीं लगा सकते। हर सीपीयू की क्या होती है? एक लिमिट होती है कि वो कितने जीबी की रैम को संभाल सकता है, यानी कि उस सीपीयू की क्षमता कितनी है, उस सीपीयू की क्षमता कितनी है। तो ये चीज़ हमें एड्रेस लाइंस बताती है। एड्रेस लाइंस क्या बताती है? कि कोई सीपीयू कितनी जो है रैम मेमोरी को संभाल सकता है। ये कौन बताता है? ये एड्रेस लाइंस बताती है। यहाँ से इतनी चीज़ों को हमने आपको बताया, इसको दिमाग में रखिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि मेमोरी प्रबंधन की तकनीक जो भौतिक मेमोरी को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करती है। तो हमने बताया वो क्या है, वो तकनीक आपको हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेजिंग। हमने क्या बताया उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेजिंग। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सॉलिड स्टेट ड्राइव को पारंपरिक हार्ड ड्राइव की तुलना में अधिक उपयुक्त बनाती है? देखिए पहले आपको याद रखना है कि ये जो हार्ड ड्राइव होती है और जो आपकी एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, इसमें अंतर क्या होता है? देखिए जो हार्ड ड्राइव होती है ना, ये जो है बड़ी होती है, लेकिन इसकी क्षमता जो है, इसकी जो गति होती है वो स्लो होती है। और वो जो आपको एसएसडी होती है, एसएसडी क्या होती है? फ्लैश मेमोरी होती है। और हार्ड ड्राइव की तुलना में इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। अब आपको याद रखना है कि जिसकी स्पीड तेज होती है, हमने कई बार बताया, वो हरदम महंगा होता है। तो हार्ड डिस्क की तुलना में ये तेज भी होगी, ये महंगी भी होगी, ठीक है। तो यही मेन चीज़ है। बाकी आप स्पेस की बात करें कि क्षमता कितनी बड़ी होती है, तो जितना आप हार्ड डिस्क जितने जीबी जितने टीबी में उपलब्ध है, उतने में ही एसएसडी भी उपलब्ध है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि फास्ट डेटा एक्सेस, यानी कि तेज डेटा अभिगम वेग। अगला है कि भंडारण क्षमता। हमने बोला कि क्षमता के मामले में तो चाहे आप इसको जितना बड़ा चाहे लेना, चाहे इसको, दोनों उपलब्ध हैं। लंबा जीवन काल, यांत्रिक खराबी के प्रति प्रवृत्त उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यही हमें याद रखना है कि डेटा जो होता है एसएसडी का, जो उसको अलग बनाता है, सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि इसकी जो डेटा स्पीड होती है, डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है, डेटा एक्सेस की स्पीड होती है, दोनों स्पीडें बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हमारा अब आज का अगला प्रश्न है
कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क बाई IBM कुड स्टोर ऑफ डाटा। मतलब ये पूछ रहा है कि IBM द्वारा निर्मित जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क थी वो कितना डेटा को संग्रहित कर सकती थी। अब अगर फ्लॉपी डिस्क आ ही गया है तो हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में सारी चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए फ्लॉपी डिस्क है क्या, फ्लॉपी डिस्क है क्या, हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए फ्लॉपी डिस्क जो आपकी है ये बहुत पुरानी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, हमने बताया कि ये आपको याद रखना है कि वो मैग्नेटिक है कि ऑप्टिक्स है, किस टाइप की वो डिवाइस है, फ्लैश मेमोरी है। तो याद रखना है कि ये मैग्नेटिक जो है स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है कि ये फ्लॉपी डिस्क जब बनाई गई स्टार्टिंग में तो इसकी कई सारी साइज होती थी। कितनी साइज होती थी, कई सारी साइज में उपलब्ध थी। 8 इंच की साइज में ये उपलब्ध थी, ये 5.45 इंच की साइज में उपलब्ध थी और ये 3.5 इंच की साइज में उपलब्ध थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसका यूज हुआ जिस साइज का, वो 3.5 इंच की जो साइज वाली मेमोरी थी, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई, सबसे ज़्यादा प्रयोग में यही लाई गई। अब इसके बारे में याद ये रखना है कि इसकी क्षमता कितनी थी। तो इसकी क्षमता आपको याद रखना है कि इसकी क्षमता जो थी वो 1.44 MB एग्जैक्ट क्षमता इसकी ये थी, और आपको ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, फ्लॉपी में आपको और याद रखना है कि फ्लॉपी डिस्क जो होती है ना, फ्लॉपी डिस्क जो होती है, फ्लॉपी डिस्क, इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है, जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, इस पर जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है वो रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। वो क्या किया जाता है, वो रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जब आप फ्लॉपी डिस्क ऐसे होती है, इसके अंदर ऐसे एक डिस्क होती है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। अब ये होती क्या है, राउंड की होती है। तो ये होती क्या है, तो इसमें जब आप देखेंगे ना तो ऐसे छोटे छोटे रिंग्स बने होते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे। ये जो रिंग्स होते हैं ना, इसी में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और ये जो रिंग्स होते हैं इन्हें ट्रैक्स बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, ट्रैक्स। तो अभी कभी आपसे पूछे कि ट्रैक्स, जो कि फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक्स का संबंध किससे है, तो रिंग से है। और कौन सी रिंग्स, इसी रिंग्स में जो है डेटा स्टोर होता है। अब इन रिंग्स के अगर छोटे छोटे टुकड़ों की बात करें तो इस छोटे से टुकड़े को बोलते हैं सेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेक्टर बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, ऊपर साइड में ना, ऊपर साइड में एक ऐसे होता है, इसमें एक छोटा सा ऐसे बटन होता है जिसको स्लाइड किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसको बोला जाता है राइट टॉप नॉच। इसको बोला जाता है राइट टॉप नॉच। ये क्या करता है, अगर आप इसको ऐसे खिसका देंगे ना, खिसका देंगे, ये जो बटन होता है अगर आप इसको खिसका देंगे तो ये क्या करता है, फ्लॉपी डिस्क को लॉक कर देगा। लॉक से क्या मतलब है कि इसमें जो डेटा है उसको ना तो आप डिलीट कर सकते हो, ना तो डिलीट कर सकते हो, और ना ही नया डेटा इसमें ऐड कर सकते हो। ना तो रीड कर सकते हो, ना तो ना तो डिलीट कर सकते हो, ना तो नया डेटा इसमें जो है राइट कर सकते हो, ना तो नया डेटा इसमें डाल सकते हो, ना तो जो डेटा है उसको डिलीट करते हो। यानी कि ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या होता है, ये राइट टॉप नॉच होता है। इसमें छोटा सा बटन होता है, अगर आप उसको लॉक कर देंगे। तो हमने यहाँ से सारे प्रश्नों को देख लिया जो कि फ्लॉपी डिस्क से संबंधित हो सकते हैं। शुरू हमने कहाँ से किया कि भाई ये मैग्नेटिक डिस्क होती है जो कि कई सारी साइजेस में उपलब्ध है। फिर हमने देखा कि इसका जो सबसे ज़्यादा जिस साइज का यूज हुआ वो 3.5 इंच वाली थी, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी थी, तो 1.44 MB थी। फिर हमने देखा कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, हमने बताया कि ऐसे होती है आपकी, इसके अंदर एक डिस्क होता है जिसको, जो कई सारी ऐसे छोटे छोटे रिंग्स में बटा होता है जिसमें कि डेटा स्टोर होता है। उस रिंग्स को ट्रैक्स बोलते हैं। और जो छोटे छोटे, अगर एक रिंग्स को कई टुकड़ों में बांट दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों को सेक्टर बोला जाता है। हमने बोला कि इसमें एक राइट टॉप नॉच होता है जिसमें छोटा सा बटन होता है, जिसको आप खिसका देंगे तो डेटा लॉक हो जाएगा। लॉक होने का क्या मतलब है, ना तो नया डेटा आप उसमें लिख सकते हैं, ना तो पुराने डेटा को डिलीट कर सकते हैं। प्रश्न हमारा ये था कि इस 3.55 इंच फ्लॉपी डिस्क की साइज क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.44 MB, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आज का है कि नए कंप्यूटरों में हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। पहला ऑप्शन उच्च भंडारण क्षमता, दूसरा ऑप्शन सॉफ्टवेयर के साथ बेहतर संगतता, तीसरा ऑप्शन तेज और बिजली कुशल संचालन, चौथा ऑप्शन कम प्रारंभिक लागत, और अगला ऑप्शन है हमारा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सबसे पहले याद रखना है कि हार्ड डिस्क की जगह इसको क्यों लाया गया। जो मेन रीजन है वो है कि ये बहुत तेज है। वो क्या है, वो ये बहुत तेज है। तो तेज और बिजली कुशल संचालन, ये इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। तेज देखते ही आपको टिक कर देना है क्वेश्चन और आगे बढ़ जाना है। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कैश मेमोरी में मौजूद डेटा का अनुरोध करता है तो क्या होता है। अभी हमने इस प्रश्न के बारे में आपको बताया था, एक बार दिखा देते हैं कि जब नए डेटा का अनुरोध करता है, चलिए ऑप्शन देखेंगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, नए डेटा का अनुरोध करता है तो क्या होता है। क्वेश्चन है कि अनुरोध सीधे मुख्य मेमोरी में जाना चाहिए, है कि डेटा को धीमी सेकेंडरी स्टोरेज में फेच किया जाता है, फिर है कि डेटा को कैश मेमोरी में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में स्थानांतरित किया जाता है जिसको हिट के रूप में जाना जाता है। हमने बताया ना, आपको हिट याद आ रहा है, जब हम CPU उसके बारे में बता रहे थे, किसके बारे में जब हम बता रहे थे, तो कैश मेमोरी के बारे में जब हमने आपको बताया था, तो हमने बोला था ना कि जब CPU कैश मेमोरी से कोई डेटा का अनुरोध करता है तो कैश मेमोरी क्या करती है,
सीपीयू को वो डेटा ट्रांसफर कर देती है और इस प्रक्रिया को हिट के रूप में जाना जाता है। हमने पहले इसके बारे में आपको बता दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आपको उस चैप्टर से जितने भी संभावित क्वेश्चन है ना, उनका एक माइंड मैप बना के आपको चीज़ों को पढ़ा दें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखते जाएं, उसका आंसर यहाँ पे भी जैसे कर लें और पेपर में बैठें तो चीज़ें आपको याद आएँ। ठीक है, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में आप पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन होता क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो हमारी कोशिश ये होती है कि पढ़ाया आपके दिमाग में ऐसा कंटेंट सेट किया जाए कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो। अब वो साथी दोनों जो भी हमारी इन्वायरमेंट की सीरीज फॉलो कर रहे हैं, जो भी कंप्यूटर की, हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि इसके पहले जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और अब जब आप क्विज मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, अभी कंप्यूटर तो बहुत थोड़ा पढ़े हैं, ठीक है, इतने में ही आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। और सेम वही कंडीशन है कि अगर आप इन्वायरमेंट की सीरीज को फॉलो करिए होंगे, चाहे जिस कोचिंग का आप उठा के इन्वायरमेंट का मॉक टेस्ट दीजिए, और अगर हमारी क्वेश्चन से क्लास से क्वेश्चन ना फंसे तो आप बताइएगा, जो भी उसको बेहतरीन तरीके से फॉलो कर लेंगे। हम बता रहे हैं कि आपको चाहे पेड हो चाहे यूट्यूब पे हो, इतना बढ़िया फ्री में कंटेंट विद पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, उसको देखिए जाके। पीडीएफ के अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसमें इतना कंटेंट दे दिया गया है पर्याप्त, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, बेहतरीन कंटेंट आपको फ्री में उपलब्ध है। अब अगर किसी को ना समझ में आए फ्री की चीज़ों की वैल्यू, तो वो अलग की चीज़ है, बट जब आप पेपर देखे आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से कर लिए होते, तो थोड़ा सा वो फील होता है कि यहाँ से कर लिए होते, लेकिन अब मौका वो दोबारा आएगा नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि किसी बहुकार्यन तंत्र का मतलब होता है मल्टीटास्किंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग सिस्टम का मतलब होता है जिसमें आप एक साथ कई सारे काम कर लेते हैं, वो कहलाती है मल्टीटास्किंग। जैसे कंप्यूटर में गाना सुन रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, कई सारे काम एक साथ करते हैं, वो बोला जाता है मल्टीटास्किंग। तो लिख रहा है कि मल्टीटास्किंग सिस्टम में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण के रूप में आवंटित किया जाता है, ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। ये बात हम आपको बताते हैं, ये क्या रहा है। देखिए, होता क्या है जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, मल्टीटास्किंग का मतलब है जैसे आप कंप्यूटर पे मान लीजिए दो काम कर रहे हैं। पहला काम है कि यूट्यूब पे गाना सुन रहे हैं, दूसरा काम है कि प्रिंटिंग कर रहे हैं। दूसरा काम क्या है कि आप प्रिंटिंग कर रहे हैं। होता क्या है, मान लीजिए आप यूट्यूब पे गाना सुन रहे हैं और इधर प्रिंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका सीपीयू दोनों काम कर रहा है, अब आपका दीप सीपीयू दोनों काम कर रहा है। तो जब आप प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है सीपीयू, जैसे आप जब गाना सुन रहे होते हैं तो कुछ मात्रा में गाना को एक रैम होता है, रैम में एक छोटा सा भाग बना देता है जिसको बफर बोला जाता है, बफर। अब ये गाना इसमें आता रहेगा, सीपीयू जब प्रिंटिंग में बिजी है तो ये गाना इस बफर में स्टोर रहेगा और आप आगे से ये गाना आपको सुनाई देता रहेगा। क्या होगा कि आपका गाना रुकेगा नहीं, कि सीपीयू प्रिंटिंग करने में बिजी हो गया तो अब आपका गाना रुक जाएगा, नहीं रुकेगा नहीं। सीपीयू पर्याप्त मात्रा में डेटा इस बफर में स्टोर कर देगा, फिर आपका गाना चलता रहेगा। सेम इधर भी होगा, जब सीपीयू इधर व्यस्त कहीं और व्यस्त रहेगा तो जो प्रिंटिंग के लिए जितना आवश्यक डेटा होगा कि आगे जो प्रिंट करना है उसको ले जाके ऐसे बफर में सेव कर देगा। प्रिंट आपकी होती रहेगी, आप कोई और काम कर रहे हैं। तो बेसिकली बफर का काम क्या होता है कि सीपीयू जो होता है, ये जैसे इसको बहुत सारे काम करना है तो इसका एक रैम में एक छोटी सी मेमोरी बना देता है, रैम का एक छोटा सा पार्ट कर देता है जिसको बोला जाता है बफर। अब ये उस काम के लिए जो काम कई सारे पैरेलली चल रहे हैं, तो हर काम के लिए यहाँ पे जो है डेटा उसका स्टोर कर देगा। अब उस काम में आगे की प्रक्रिया के लिए जैसे डेटा का काम लगता रहेगा, सीपीयू से पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि सीपीयू तो अगले काम में बिजी है। यहीं से बफर से जो है वो डेटा उस काम के लिए वो जाता रहेगा, प्रोसेसिंग में जैसे जैसे डेटा का यूज होता रहेगा वैसे वैसे जाता रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे आपके घर में क्या है, शादी है। जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी है, सारा काम आपको देखना है। होगा क्या कि अब आपके घर में हलवाई है जिसको खाना बनाना है सब, तो आप क्या करोगे, अब आप क्या दिन भर हलवाई के साथ आप सीपीयू हो, ठीक है, आप सीपीयू हो, ये है मल्टीटास्किंग, आप बहुत सारे काम करवा रहे हो। ये है हलवाई काम कर रहे हैं, इधर टेंट वाले काम कर रहे हैं, इधर बहुत सारे काम कर रहे हैं। मान लो पेंटिंग, आपके घर की साफ सफाई हो रही है। आप क्या हर जगह हर समय उपलब्ध रहोगे? नहीं, आप सबको एक इंस्ट्रक्शन दोगे। जैसे हलवाई को आप पूरा सामान दे दोगे कि ये है सारा सामान, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब आपको जो बनाना है यहाँ से यूज करते रहना, ठीक है। यही जो होता है, ये जो है इसे बफर बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? बफर बोला जाता है। आपने सफाई वाले को सारा सामान दे दिया, कह दिया कि इसको ये काम करना है, इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब जैसे जैसे ये काम करेगा, जो भी इसको आप सामग्री उपलब्ध करवा दिए वहाँ से ये काम करता रहेगा। तो यही क्या है, ये बफर है। तो उसी प्रकार सीपीयू, भाई सीपीयू है, बहुत सारा काम करना है। मल्टीटास्किंग का मतलब है कई सारी टास्क एक साथ कर रहा है। तो एक टास्क को देखते बैठा नहीं रहेगा, तो उसके लिए जितने भी आवश्यक डेटा हैं उसको रैम के एक जगह स्थान कर देगा, स्टोर कर देगा रैम में, जिसको बोला जाएगा बफर। और जब वो टास्किंग आगे बढ़ेगी तो जैसे जैसे डेटा की जरूरत होगी वो वहाँ से ले लेगी। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था। क्वेश्चन क्या था कि जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैश मेमोरी में, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया था, हाँ ये है
कि रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। तो हमने बोला कि ये क्या है, तो ये होता है आपका बफर। बफर क्या है, बफर रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में, मतलब टेम्परेरी, ठीक है। जैसे वो प्रोसेसिंग के लिए डेटा स्टोर है, वो स्टोर नहीं है। जैसे ही प्रिंटिंग खत्म होगी, जैसे ही गाना खत्म होगा, आपका बज के खत्म होगा, वो खत्म हो जाएगा, वो डेटा स्टोरेज से हट जाएगा, वो सीपीयू रैम से आपके हट जाएगा। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू डेटा स्थानांतरण से पहले उसका प्राक्कलन कर सके, ठीक है। आगे ध्यान देना है हमें, बस जितनी चीजें बताएं उतना फोकस करिए। जो मेन कॉन्सेप्ट था हमने आपको बता दिया है, उतना ही ध्यान दीजिए। आगे है कि वह कौन सा नियम है जो ये बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। देखिए, एक लोग हैं जिनका नाम था गार्डन मूर। क्या नाम था? गार्डन मूर। ये कौन थे? तो आपका जो इंटेल है, इंटेल क्या बनाता है? इंटेल प्रोसेसर बनाता है, ठीक है। प्रोसेसर की जितनी क्षमता होगी कंप्यूटर की ज़्यादा, उतनी ज़्यादा क्षमता होगी जितनी एडवांस लेवल का प्रोसेसर आएगा। तो जो ये गार्डन मूर थे ना, गार्डन मूर कौन थे? तो इंटेल के संस्थापक थे। तो इन्होंने कहा था कि भाई साहब, हर 2 साल में इतने टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी, इतना एडवांसमेंट हो जाएगा कि हर 2 साल में जो आपका यानी कि प्रोसेसर है, प्रोसेसर मतलब समझ लीजिए जो आपका सीपीयू है, जो आपका कंप्यूटर है, चाहे जो समझिए, मेन तो उसमें प्रोसेसर ही है, वो हर 2 साल में उसकी क्षमता दोगुनी हो जाएगी, पहले से ज़्यादा दोगुनी क्षमता वाला हो जाएगा। तो ये कौन बोला था? ये गार्डन मूर बोले थे, और इसको ही मूर का क्या बोला जाता है? नियम बोला जाता है, ठीक है। बस ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है? याद रखना है, पहला निर्देश लाना, बिल्कुल ठीक है। आपको कोई निर्देश देना है, निर्देश लाना है, निर्देश की व्याख्या करना है, सीपीयू का ही काम होता है। डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना सेकेंडरी मेमोरी का काम है, सीपीयू का काम नहीं है। सीपीयू में 2 छोटी मेमोरी, एक छोटी मेमोरी होती है जिसे बोला जाता है रजिस्टर, और एक और वो दूसरी मेमोरी के साथ संबंधित होता है जिसे बोला जाता है कैश मेमोरी, और उसके बाद आती है रैम। लेकिन ये सब सीपीयू में केवल सीपीयू, पहली बात तो रजिस्टर तो सीपीयू के अंदर है लेकिन वो डेटा स्टोरेज नहीं करता, बाकी सीपीयू के बाहर हैं और वहाँ उनसे भी इनका कोई संबंध नहीं है। ये पूछ रहा है डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना, तो इससे सीपीयू का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ये सेकेंडरी मेमोरी का काम है। जो हम हार्ड डिस्क ड्राइव लगा रहे हैं, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा रहे हैं, उन सब में डेटा को स्थायी करते हैं। बाकी सीपीयू का मेन 2 यही काम है, निर्देश लाना, निर्देशों की व्याख्या करना। अगला हमारा आज का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय है, मतलब सबसे तेज कौन है? तो हमने बोला था सबसे तेज आपका रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी है। तो अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना हो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कैश मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है हमारी, क्योंकि क्वेश्चंस को भी खत्म करना है टाइम से, और हम जहाँ पे पहले स्टार्टिंग में ही आपको जितनी भी चीज़ें आवश्यक थी हमने समझा दी है, ठीक है। तो बताइएगा कि तरीका आपको कैसा लग रहा है पढ़ाने का, क्या इतने बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपको कहीं और मिल रही हैं, और नहीं मिल रही हैं तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट और बढ़ाइए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा सा हमें और मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके लिए और बेहतर ही चीज़ों को करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, यानी कि वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? हमने बताया था ना कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। वर्चुअल मेमोरी है कि जब रैम आपकी बिजी होती है तो सीपीयू क्या करता है, आपके डिस्क में से किसी छोटे से हिस्से को, जितना कि उसमें उपलब्ध होता है, बना देता है, उसको क्या वर्चुअल मेमोरी बना देता है। हमने बोला कि डिपेंड किस पे करेगा वर्चुअल मेमोरी का आकार? तो हमने बोला डिपेंड करेगा कि जो आपकी डिस्क है उसमें कितना स्टोरेज है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके साथ ही हमने आपको एक बात और बताई थी, वो क्या बताई थी? बोला था एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन किससे होता क्या है? एड्रेस लाइन हमें ये बताती है कि सीपीयू जो है अधिकतम कितनी उसकी क्षमता है, कितनी मेमोरी को वो हैंडल कर सकता है, वो आपकी एड्रेस लाइन बताती है। ये इसमें एड्रेस लाइन है। तो एड्रेस लाइन क्या बताती है? सीपीयू की औकात बताती है, भैया तुम कितनी मेमोरी को हैंडल कर लोगे, तुम्हारे अंदर कितना रैम लगा दिया जाए। क्वेश्चन अगला है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? अब आपको याद आ रहा होगा कि पहली या दूसरी क्लास में हमने आपको पोस्ट बताया था। पोस्ट क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कौन करता है? देखिए, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को ये कैसे पता चलता है लाइट मिलते ही कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लाना है या फिर ये काम करता है? कैसे वो पता चलता है? तो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमें यूज करना है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हमें ये सॉफ्टवेयर यूज करना है, इस हार्डवेयर का यूज करना है। सीपीयू का फैन ऑन हो जाता है, सीपीयू की लाइट ऑन हो जाती है, उसमें बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम, ये सब कौन करता है? ये सब का आपका बायोएस काम करता है। ये सब काम कौन करता है? ये सब काम आपका बायोएस करता है। बायोएस क्या होता है, यही हम आपको बताएंगे कि बायोएस क्या होता है। बायोएस को आप बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बोलते हैं? धैर्यता के साथ सुनिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम,
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, तो पहले समझिए बायोएस होता क्या है, ये होता क्या है। क्या ये कोई सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या ये कोई हार्डवेयर है? नहीं, ये हार्डवेयर भी नहीं है, बल्कि ये दोनों के बीच की कड़ी है। ये दोनों के बीच की कड़ी है। कड़ी का क्या मतलब है, जब कोई हम बनाते हैं हार्डवेयर, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसके अंदर एक छोटा सा चिप लगा के उसमें उसका क्या डालते हैं, फर्मवेयर डालते हैं। फर्मवेयर डालते हैं। फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर होता है आपका हार्डवेयर और समझिए सॉफ्टवेयर दोनों के बीच की कड़ी है। सॉफ्टवेयर दोनों के बीच की ये क्या है, कड़ी है। क्योंकि ये हार्डवेयर कैसे काम करेगा, जैसे जब हम उसको लाइट देंगे तो कैसे वो काम करना शुरू कर देता है, कैसे वो आपका, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल दें, वॉशिंग मशीन जब आप ऑन करते हैं, मान लीजिए आपके घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो लाइट देती है, कैसे वो काम करना शुरू कर देती है कि अच्छा हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है, पानी डालना है, 15 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाना है। वो कैसे फंक्शन करना शुरू कर देती है, उसको मतलब अपने आप ऑन करते हैं, उसके अंदर ऊर्जा देती है, कौन उसको दिमाग देता है, तो वो जो काम करता है वो काम करता है फर्मवेयर का। फर्मवेयर क्या करता है कि आपका हार्डवेयर काम कैसे करेगा, ये काम करता है फर्मवेयर। और फर्मवेयर को, जैसे आपका जो सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में अंतर क्या है कि सॉफ्टवेयर आप अपडेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, या हम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम 7 यूज करोगे, यानी कि मतलब विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज 10, कौन सा विंडोज यूज़ करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप MS एक्सेल यूज़ करोगे, MS ऑफिस यूज़ करोगे, पावर पॉइंट यूज़ करोगे, या गूगल की स्लाइड्स यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई नहीं माने सबको डिलीट कर दोगे, कोई तीसरा चीज़ ढूंढोगे। ये सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपको इतना खुलापन होता है, ठीक है। और इनके लिए ऐसा नहीं है कि आपको MS एक्सेल डालोगे तो वो जो है कंप्यूटर को ऑन करेगा, कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर को वर्क कराएगा, नहीं, एक्सेल केवल अपना काम करेगा। तो ये कौन काम करता है, जो कि स्टार्टिंग में कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करने में जो काम करता है, वो क्या होता है कि जब कोई भी आपका सामान बनाया जाता है तो उसके हार्डवेयर में छोटा सा चिप लगाया जाता है, उसमें ही एक जो है फर्मवेयर डाला जाता है, जो ये बताता है कि ये स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा तो ये काम कैसे करेगा। इसकी विशेषता यह होती है कि सॉफ्टवेयर को बदला जा सकता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। और ये सीधे हार्डवेयर की रोम में होता है। कहाँ पे होता है, फर्मवेयर हार्डवेयर की रोम में होता है। इसे यूजर जो है साधारणतः बदल नहीं सकता है। काम क्या होता है कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है कि हार्डवेयर काम कैसे करेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने दिया है कि जैसे जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप पीसीज में बायोएस होता है, वो क्या होता है, वो आपका फर्मवेयर ही होता है, ठीक है। बायोएस काम क्या करता है, बायोएस काम ये करता है कि जब हम कंप्यूटर को, आप बायोएस पे आ जाइए, बायोएस काम क्या करता है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो बायोएस करता ये है कि सबसे पहले आपका जो आपका पोस्ट होता है, पोस्ट प्रक्रिया को शुरू करता है। पोस्ट का मतलब होता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब इसमें कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं सबकी जांच करता है कि सब सही कुशल मंगल हैं। जब सब कुशल मंगल होंगे तो ये क्या करता है, अगला काम ये करता है MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड की खोज करता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या है कि ये ढूंढता है SSD में और हार्ड ड्राइव में जाकर के कि हमारे हार्ड ड्राइव में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है। जब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर ये क्या करता है, लोड होने लगता है। तो अब यहाँ से बायोएस का काम खत्म हो जाता है। बायोएस यहाँ तक का काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ करके लोड करने का। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होने लगता है तो आपका बायोएस का काम खत्म, अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया है वो बायोएस करती है, ठीक है। तो बायोएस के बारे में आपको, हमें लगता है कि सारी चीज़ें हम आपको समझा दी हैं, आप सब समझने में सफल हो चुके होंगे, ठीक है। फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर में आप अंतर भी समझ चुके होंगे। सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे आपका MS वर्ड है, MS वर्ड है, आपका व्हाट्सअप है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर होती हैं। सॉफ्टवेयर जनरली आपकी जो आपकी हार्ड डिस्क है या आपकी SSD है उसमें स्टोर्ड होता है, लेकिन जो फर्मवेयर होता है ये आपके रोम में, रोम का जो हार्डवेयर होता है वहाँ पे फर्मवेयर आपका जो है एक बेसिक चिप में जो है रोम जिसे बोलते हैं उसमें स्टोर किया जाता है, और इसको फर्मवेयर को यूज़र जो है बदल नहीं सकता है। अब हम चीज़ें यहाँ से समझ चुके हैं जितनी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आई होंगी तो एक बार फिर से क्लास को बैक करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है, तो वो हमारा बायोएस करता है। अब इस बायोएस के चक्कर में हमने पूरी कहानी आपको बता दी, बायोएस के बारे में बता दिया कि उसके बाद हमने फर्मवेयर क्या होता है एक बता दिया कि बायोएस भी एक प्रकार का फर्मवेयर है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में अंतर भी हमने आपको बता दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आज आपसे पूछ सकता है कि अब जो है बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें कंप्यूटर में बायोएस की जगह, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जगह UEFI का यूज होने लगा है। UEFI ये भी एक फर्मवेयर है, समझिए। बायोएस की जगह इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस।
इंटरफेस, ये UEFI का फुल फॉर्म है। तो वर्तमान में BIOS की जगह बहुत सारे कंप्यूटर में UEFI इस फर्मवेयर का यूज़ होने लगा है। आगे है कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होती है, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका कमेंट करिएगा कि 1 MB बराबर इतना, कमेंट करके हमें बताइएगा। अगला है कि एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या होती है। हमने बोला कि जो आपका स्टोरेज होता है, स्टोरेज मीडियम होता है, उसकी क्षमता इकाई क्या होती है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया क्या होती है। तो इसका आंसर है बाइट। आप कहें सबसे छोटी अगर आपसे पूछा जाए वो तो बिट होती है, लेकिन जो इसकी यूनिट होती है वो बाइट से ही इसका सारा काम किया जाता है, क्योंकि बिट बहुत छोटी पड़ जाती है। ठीक है, अगला है कि कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करती है। हमने बताया कि BIOS क्या है, एक फर्मवेयर है, और फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर में हमने आपको अंतर बता दिया। सॉफ्टवेयर क्या है, जो हार्ड डिस्क में SSD में होता है, इसको यूजर अपनी आकांक्षाओं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। लेकिन फर्मवेयर क्या होता है, जो आपकी रोम होती है, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए रोम में ये इसको रख दिया जाता है, और इसको यूज़र अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है। देखिए CD तो सबसे पहले कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, क्या हो गई, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई। आपको पता ही है C का मतलब कॉम्पैक्ट, डिस्क का मतलब डिस्क, हमने आपको बताया था। अब अगर रोम है तो मतलब वो CD रोम है, तो ऐसी CD जो रोम का काम करे वो क्या हो जाती है, CD रोम। तो CD किस प्रकार की है आपकी, तो CD ऑप्टिकल है। CD किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो हमने बताया था CD क्या है, ऑप्टिकल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये ऑप्टिकल डिस्क है। इसके बारे में हम स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि हार्ड डिस्क मैग्नेटिक है, SSD फ्लैश मेमोरी होती है, CD ऑप्टिकल होती है, DVD भी ऑप्टिकल मेमोरी होती है। हमने सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। अगला एक कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है। हार्डवेयर का मतलब वो होता है, हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में स्टार्टिंग में बताया था कि हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं हाथों से, छू सकते हैं हाथों से, वो क्या होता है आपका हार्डवेयर। जिसको हम छू नहीं सकते हैं वो क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर का CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, इन सब चीज़ों को, डिस्प्ले है, इन सब चीज़ों को हम टच कर सकते हैं। लेकिन MS एक्सेल हो गई आपकी, या फिर आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे हम टच करते हैं, तो हम कहेंगे आप टच नहीं करते, आप उसके डिस्प्ले को टच कर लेते हो, आप सॉफ्टवेयर को नहीं टच कर पाते। ठीक है, सॉफ्टवेयर समझिए आत्मा है और हार्डवेयर बॉडी है, ऐसे समझिए कंप्यूटर की। तो क्या है इसमें जो CD रोम होती है, ये हार्डवेयर है, ये तो लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको सबको आप छू वैसे भी नहीं पाओगे। CD रोम क्या है, ये आपका हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो हमने बताया कि दो टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने आपको दो बताया, एक होती है रैम, दूसरी होती है रोम। रैम रोम में क्या अंतर है, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन ये वोलेटाइल यानी कि ये अस्थायी होती है। रोम का क्या मतलब होता है, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। हमने बताया कि ये नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थायी या फिर परमानेंट मेमोरी होती है, स्टार्टिंग में ही हमने बताया। तो वही पूछ रहा है कि परमानेंट मेमोरी कौन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। फिर हमने बताया कि रीड ओनली मेमोरी दो प्रकार की होती है आपकी, पी रोम और ईपी रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल और ईपी रोम का क्या मतलब है कि इरेजेबल पी रोम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हम जहां जितनी चीज़ों की जरूरत है आपको रिवीजन भी करवा दे रहे हैं बार बार, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा आज का कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है। अब इसमें बताना है केबी से बड़ा क्या होता है बताइए। केबी से बड़ा होता है हमारा MB होता है, MB से बड़ा हमारा GB होता है, GB से बड़ा हमारा TB होता है, TB से बड़ा हमारा PB होता है। देखिए इसमें कौन सा है, तो इसमें तो सबसे बड़ा TB ही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, TB। अब आज हमने जो है मेमोरी से लगभग 21 क्वेश्चन देखे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कल हमारे एक साथी ने पूछा था कमेंट में कि सर आप जो है किन किन परीक्षाओं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपके यूपी SSC में लगभग 2015 से और 2025 दिसंबर तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम आपको करा रहे हैं। और जब हम उसका एनालिसिस कराते हैं, जो आपको एडिशनल पॉइंट ऐड करवाते हैं, वो आपकी और अन्य परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, जैसे मान लीजिए SSC हो गई आपकी और हाई कोर्ट ROR हो गई, तो वहाँ पे भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के, तो डिस्क्रिप्शन में हम उन पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं जो कि हमें जरूरी लगता है। बाकी आपकी क्लासेस बनाने के लिए बहुत मेहनत की जाती है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हमें इच्छा है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट थोड़ा और अधिक मिले। ठीक है, आप प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लोगों से बताएंगे, तो आप बताएंगे कि कंटेंट अच्छा है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे साथी हैं जो कि परेशान रहते हैं कि हमें अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है। पैसा देने के बाद भी नहीं मिलता लोगों को अच्छा कंटेंट। तो जब आप किसी को बताएंगे कि हाँ कंटेंट वाकई में अच्छा है, तो लोगों का ट्रस्ट होगा और लोग जुड़ेंगे, और जब लोग जुड़ेंगे, काफ़ी लोग आएंगे चैनल पे, तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और हम और बेहतरीन इसी प्रकार के कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। बाकी आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी से एक नई क्लास में।